मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम क्या किसका पार्ट है? पांडास का। पांडास क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ठीक है। आज हम थोड़ा डेटा फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पहले की वीडियो में कि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसको जो एरे की तरह रिएक्ट करता है, एरे की तरह रिएक्ट करता है। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपने जो सीरीज़ पढ़ा उसमें क्या था कि हम एक लिस्ट ले लेते हैं, उसमें कुछ होमोजेनियस डेटा रख देते हैं लाइक ए बी सी, या फिर हम एक दूसरा लिस्ट बना रहे हैं 1 2 3 ऐसा कुछ रख देते थे। लेकिन वो एक ही लिस्ट होती थी, एक ही रो होता था उसमें, उससे अधिक रो नहीं होते थे, लेकिन क्योंकि वो 1 डायमेंशन है। लेकिन आज जो डेटा फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं ये भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया हुआ, पहले की पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, इसलिए जब भी हम डेटा फ्रेम लिखेंगे तो डी और एफ ये दोनों कैपिटल होंगे डेटा फ्रेम लिखते वक्त। ओके। और उसके बाद इसमें रो का भी कॉन्सेप्ट है और कॉलम का भी कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जैसे MySQL या कोई भी हम डेटाबेस लैंग्वेज में टेबल बनाते हैं उसी तरह का इसमें कुछ काम होता है। तो जैसा कि अभी हम समझ रहे थे कि यहाँ पे आपको कई सारे टेबल की तरह की स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसमें भी रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपका कॉलम इंडेक्स है। ठीक है। ये जो एरिया है ये आपका रो इंडेक्स है। ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों है? ये दोनों एडिटेड हैं, ये भी और ये भी, दोनों को एडिट किया गया है। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा कि आप इंडेक्स वैल्यू को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वैसे कि इंडेक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह 0 से स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार पांडा के अंदर ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप इंडेक्स वैल्यू को, चाहे वो डेटा फ्रेम हो चाहे वो सीरीज़ हो, उस इंडेक्स वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। प्रोग्राम में पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, इसमें भी आगे आपको दिखाया जाएगा। ठीक। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप वही चीज़ समझाई गई है कि साइज़ चेंज हो सकता है, कॉलम एक्सेस चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये मैंने आपको अपने हिसाब से समझा दिया। चलिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है आप देखेंगे डिफरेंट टाइप की होगी। तो हमेशा याद रखिएगा सीरीज़ जो है वो होमोजेनियस होती है। ठीक। लेकिन जो डेटा फ्रेम है वो हमेशा हेट्रोजेनियस होगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्रेम में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि लिस्ट बेस के थ्रू बना सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू बना सकते हैं, सीरीज़ के भी थ्रू बना सकते हैं, नमपाई बना सकते हैं, मतलब कोई भी एरे आप बना के सकें, या कोई भी अलग, मान लिया एक पहले से डेटा फ्रेम बना हुआ है और उस डेटा फ्रेम को फिर से आप एक डेटा फ्रेम में बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया, जैसे कि सीरीज़ में करते थे। उसके बाद एक वेरिएबल बना लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख दीजिए वेरिएबल का। उसके बाद आप जो इंपोर्ट किए लाइब्रेरी एज PD जो लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे, डॉट लगाएंगे, लगाने के बाद यहाँ डेटा फ्रेम का फंक्शन लिखेंगे। डेटा फ्रेम में देखिए D और F कैपिटल है, यानी कि ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर है, मतलब एक क्लास बनाई गई होगी। ठीक है। उस क्लास में बहुत सारी कोडिंग की गई होगी और इसको एक फंक्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो हो गया वो कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे, ज़रा सा ये बहुत बारीक चीज़ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को, df1 = PD
डॉट PD1 डॉट डेटा फ्रेम लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जो ये डॉट होता है इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। ये जो डॉट मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी पांडा की लाइब्रेरी है, पांडास की, ठीक है, पांडास की लाइब्रेरी है। अब इसमें एक ब्लॉक है सीरीज़ का, एक ब्लॉक है डेटा फ्रेम का। इसमें भी बहुत सारे फाइल होंगे, इसमें भी बहुत सारी फाइलें होंगी, बहुत सारे फंक्शंस की फाइल कोडिंग करके रख दी गई होंगी। अब आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर सीरीज़ या डेटा फ्रेम को उठा के इंपोर्ट कर लिया, ठीक। अब इसके अंदर मान लीजिए ये वाली फाइल की कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक, वो यहाँ वापस आपके प्रोग्राम में कॉल की जा रही है। तो कॉल करने के लिए इस लाइब्रेरी को हम एज अ PD शो कर रहे हैं। तो जो ये लाइब्रेरी है इसको हम अगर PD शो कर रहे हैं तो PD के अंदर यानी कि पांडास के अंदर डेटा फ्रेम एक नाम का कंस्ट्रक्टर यानी क्लास का कंस्ट्रक्टर रखा हो, उसकी अलग से कोडिंग की गई होगी, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमको लिखना पड़ता है क्या, जो भी लाइब्रेरी है उसका नाम, लाइब्रेरी का नाम डॉट, लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे डॉट, जो इस लाइब्रेरी के अंदर जो भी कंटेंट रखे हुए हैं उस डॉट के बाद उसका नाम। तो यानी कि डॉट यहाँ क्या काम कर रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे C ड्राइव ऐसे लगा हुआ है, न्यू फोल्डर, उसके बाद फिर एक स्लैश लगा हुआ है, फिर उसके अंदर सॉन्ग्स लिखा हुआ है। कंप्यूटर में आप माई कंप्यूटर में जाके देखते होंगे तो ये जो स्लैश लगा है वो ये बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है, ठीक। सेम उसी तरह से जब हम डॉट का यूज़ करते हैं उसके इधर जो लिखा रहता है उसके अंदर इधर वाली जो वैल्यू रखी हुई है वो सेव है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो कि डॉट का काम क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ ना, यहाँ पे जो ये बना है ये भी एम्प्टी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये भी एम्प्टी डेटा फ्रेम है। वहाँ पे एम्प्टी सीरीज़ बताया गया था। तो उस एम्प्टी डेटा फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम इस तरह से आएगा, कुछ है नहीं, इंडेक्स वैल्यू कुछ है नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं है तो इंडेक्स वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक। आगे चलते हैं, अगले प्रोग्राम को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम एक लिस्ट के थ्रू कैसे बनेगा। तो डेटा फ्रेम एक लिस्ट के लिए तो आपको पहले इंपोर्ट कर लिया, एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक लिस्ट रख दी। लिस्ट रखने के बाद देखिए एक वेरिएबल बना है और लिस्ट पहले रख दिए हैं, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल नहीं है, अब ये लिस्ट हो गया, ठीक। वेरिएबल भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस वेरिएबल के अंदर एक हम लिस्ट रखें, उसके बाद हम ये लाइन चला देंगे। अब ये लाइन में क्या लिखा है, DF इक्वल टू PD1 डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर हम पाइथन का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। शुरू में उस पहली वाली क्लास में बताए थे कि पाइथन ऑब्जेक्ट क्या होता है, या नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे समझिए कि ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पे रख दिए। अब इस वाले वेरिएबल में ये वैल्यू रखी हुई है, ठीक, और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। जब प्रिंट करेंगे तो होगा क्या वो बताइए। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं होगा क्या। जैसे आपने इसको पहले एग्जाम्पल को प्रिंट किया है तो यहाँ पे आप एक ज़ीरो देख रहे होंगे, और उसका ज़ीरो ये चीज़ देख रहे होंगे। 2 ज़ीरो का मतलब क्या है, क्यों 2 ज़ीरो आया, तो 2 ज़ीरो इसलिए आया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको बनाया, अब बना क्या, ये 2D बनेगा। मान लीजिए ये एक डेटा फ्रेम है, कितने वैल्यू है, अधिक वैल्यू, चलिए 1 2 3 4 5, ठीक। 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम इंडेक्सिंग नहीं दिए। 0 1 2 3 4, ये कॉलम के लिए हो गया इंडेक्स। एक और 0 आ गया, ये हो गया रो के लिए। इसलिए ये वाला जो 0 है ये यहाँ पे पहले दिखा रहा है, उसके बाद ये लाइन से आपको दिखा रहा है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखिए और भी थोड़ा सा डीपली गए हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि यहाँ पे 2 डायमेंशन लिस्ट दिया गया है, और इस लिस्ट को इस वेरिएबल में सेव कर दिया गया। डेटा 1 में एक डेटा फ्रेम बनाया गया, ठीक, उसमें वेरिएबल रखा गया, कॉलम का नेम चेंज कर दिया गया। अब यहीं पे देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर ऐसे 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू दिया था, जो कॉलम वाला, ये चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो कॉलम का नेम है, एक पहला आ जाएगा नेम, दूसरा आ जाएगा एज, और उसके बाद वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ रखी गई है, वो वैल्यू यहाँ है। ये देखिए ये सब वैल्यू रखी हुई है। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिए तो आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा कि जो ये इंडेक्स वैल्यू हम चेंज किए थे वो पहले नेम और एज आ गया। अगर नहीं कुछ डाले होते तो ये 0 और 1 होता। उसके बाद यहाँ वैल्यू रख दिए, यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू, ये प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या कि एक और यहाँ इंडेक्स दिखा रहा है, जब पहले वाले में 0 प्रिंट नहीं किया है, वो 0 1 2, सॉरी ये 2 2 क्यों लिखा हुआ। हाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऐसा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 की जगह 3 होता है। ठीक, वेयर राइट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। डिक्शनरी के थ्रू कैसे बनेगा, तो पांडा में इंपोर्ट कर लिया, एक वेरिएबल बनाया। डिक्शनरी का पहले ही बताया है कि कर्ली ब्रैकेट होता है, इसके अंदर सारी वैल्यू रखी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम, उसके बाद इंडेंटेशन, उसके बाद लिस्ट पूरा दिया गया। ठीक, फिर यहाँ कॉमा लगाया गया, फिर एज, फिर इंडेंटेशन, फिर वैल्यू रखी गई। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट इस तरह से बंद कर दिया गया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से ओपन था। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे, ये जाकर सेव हुआ यहाँ, और इसको हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम में डाल दिया। अभी तक ये एरे की तरह था, लेकिन अब उसके बाद ये डेटा फ्रेम की तरह हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो ये वाला नेम लिस्ट है, ये नेम यहाँ आ गया, ये वाला एज यहाँ आ गया, पहला ये आएगा, देखिए आ गया, दूसरा ये आएगा, पहला एज में ये आएगा, दूसरा ये आएगा, और देखिए यहाँ पे इनिशियल ऐसे चलता भी चला जा रहा है, इंडेक्स रो वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। आप यहाँ पे और भी चीज़ें डेटा फ्रेम में रैंक की इंडेक्स वैल्यू रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसने रैंक 1, रैंक 2 डाल दिया है, तब यहाँ 0 वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया गया है। नीचे एकदम लास्ट लाइन में देखिए df इक्वल टू df, अगर ये ऐड कर दिया जाएगा तब इस तरह का प्रिंट आएगा, नहीं अगर ये ऐड नहीं किया जाएगा, ये वाला लाइन ऐड नहीं किया जाएगा, तो यहाँ 0 भी प्रिंट होता। ठीक है, चलिए आगे के देखते हैं। डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करते हैं, ये क्या है, लिस्ट और डिक्शनरी दोनों के थ्रू बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताएंगे, पहले आप इस सब चीज़ को समझिए। इंपोर्ट किया गया, डेटा फ्रेम उठाया गया, डेटा फ्रेम उठाने के बाद यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, आप देख रहे होंगे 2 डिक्शनरी है लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है और डिक्शनरी का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक, तो अब और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया गया, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा समझिए। जो डिक्शनरी के अंदर जो चीज़ इंडेंटेशन के पहले होती है, मतलब ये इंडेंटेशन हो गया, इसके पहले यहाँ पे देखिए x लिखा है, ये पहले है। इस इंडेंटेशन के बाद जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कहलाएगी, इंडेंटेशन के पहले जो रहेगी वो इंडेक्स वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये इंडेक्स है और ये उसका वैल्यू है। ठीक, फिर कॉमा दे दिया, फिर y लिखा है, फिर इंडेंटेशन लिखा है, फिर 2 लिखा, तो ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लाइन सारी देख सकते हैं किस तरह से। उसके बाद प्रिंट किया तो देखिए पहला आया x, तो उस x का वैल्यू 1 है, और दूसरा आया y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तीसरा कहाँ है, अब ये 2 वैल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब होगा क्या, तीसरे में क्या आएगा, x, z है, तो z इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे है, इसलिए यहाँ नन लिख के आ जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन चलेगी, उसमें यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, फिर y की वैल्यू 4 है, फिर
इसकी वैल्यू क्या बोला जाता है, जेड की वैल्यू 5 है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जब जेड की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू क्यों आई? ये फ्लोट वैल्यू इसलिए, ये फ्लोट वैल्यू आई नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई भी डॉट नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 0 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी वही डिक्शनरी की तरह है, आप देख सकते हैं पीछे मैंने डिक्शनरी जो बताई है सेम वही चीज़ है, बस इसमें किया क्या गया है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू अलग से दी गई है। तो यहाँ ABC है और ABC, पहले वाले में ABC है और दूसरे वाले में ABCD है। ठीक है, तो पहले वाले में D नहीं है, तो जहाँ पे D की वैल्यू आएगी, जैसे इसमें 3 ही वैल्यू है, यहाँ पे भी 3 वैल्यू है, इन दोनों जब ऐड होके प्रिंट होंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू नन आ जाएगी। बस यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। इस सारे प्रोग्राम को एक बार आप अच्छे से समझ। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कि डेटा फ्रेम या कहीं पे भी पाइथन में कहीं पे भी CSV फाइल या CSV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। CSV होता क्या है या इसका कहीं भी जिक्र आता है तो होता क्या, कैसे समझेंगे? तो पहली चीज़ समझ लीजिए, इसको बोला जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर जगह कॉमा से लिखा गया होगा, जैसे डेट कॉमा प्राइस कॉमा फैक्टर, उसके बाद कॉमा फैक्टर 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, पूरा डेट लिखा हुआ है, कॉमा लिखा है, फिर वैल्यू लिखी है, कॉमा लिखा है इस वाली लाइन में, तो और इस लाइन में भी वैसे ही है, इस लाइन में भी। अब मान लीजिए ये कुछ वैल्यू किसी फाइल में लिखी हो, मान लीजिए MS वर्ड में लिखा हो या MS एक्सेल में लिखा हो या डेटाबेस कहीं नोटपैड पे लिखा हो, कहीं लिखा हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो जो वहाँ पे लिखा हुआ है उससे हमको ये वैल्यू उठानी है। तो उस वैल्यू को उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, सीधा सीधा हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद एक फंक्शन आता है जिसका नाम है read_CSV, read_CSV। ये चीज़ आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम ये जो प्रोग्राम लिखेंगे और मान लिया MS वर्ड में लिखते हैं, तो उसमें जब फाइल का नाम मान लिया मैंने लिखा ओम नाम से, कोई फाइल बनाई, उसमें कुछ चीज़ें लिख दी, उसको ओम नाम से हमने लिख दिया। अब ओम नाम से लिखा है, अब इसको हम यहाँ से क्लिक करके सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये डॉक लिख के आ जाएगा, लेकिन हम जब सेव करें तो ये डॉक ना लिखें, हम यहाँ पे लिख देंगे CSV और इसको सेव कर दें। जब सेव कर देंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे जब अपने प्रोग्राम लिखेंगे और ये वाली लाइन लिख लेंगे, उसका तीरे एक वेरिएबल बनाएंगे PD डॉट, अब यहाँ पे PD डॉट रीड CSV क्या है, यहाँ पांडास की लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक read_CSV फंक्शन बना के रखा गया है। ठीक है, उसका काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये है कि जो आपने फाइल MS वर्ड की बनाई थी om.csv करके, उसको यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही लिखेंगे तो इसके अंदर जो जो वैल्यू हम लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो वैल्यू यहाँ इस प्रोग्राम में डायरेक्ट इंटर हो जाएगी, डायरेक्ट लोड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इस प्रोग्राम में एक लाइन लिख दी गई है कि डेटा, यानी कि इसमें जो मैंने om.csv बनाई थी वो आके सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो आके सेव हो गया। अब इसमें ये सारी वैल्यू जो है स्टोर है, और उसमें से हम चाहते हैं कि एक लाइन हम पढ़ ले। तो मैंने आपको हेड और टेल का डिफिनेशन पिछले वीडियो में बताया था, वो यहाँ से हम कर लेंगे। तो यानी कि हम पहली लाइन होल्ड कर लेंगे, यानी कि ये वाली पहली लाइन हम इस कोड के थ्रू यूज़ कर लेंगे किसी दूसरे फाइल में जो कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव है। दैट इज़ कॉल्ड CSV। चलिए आगे देखते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कॉमा सेपरेटेड हम प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस प्रोग्राम को देखें और ख़ुद से काम करने की कोशिश करें। चलिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि डेटा फ्रेम जो है वो आपका 2 डायमेंशन में होता है, तो उसमें रो भी होते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया है, अब हमको उसमें रो को ऐड करना है फिर से, तो क्या करेंगे? एक और नीचे रो लगानी है, डेटा फ्रेम में एक और रो ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो बस कुछ खास नहीं है, ये लाइन लिख दीजिए। ये तो हमेशा हर जगह लिखना पड़ रहा है। आप एक रो आपके में है, उसको ऐड करना है, और ये ऐड करना है। मान लीजिए ये 2 रो आपको ऐड करनी है, तो कुछ करना नहीं है, बस आपको करना क्या है, एक वेरिएबल बनाइए, ये सारी वैल्यू रख दीजिए, फिर दूसरी वेरिएबल बनाइए, वो यहाँ पे भी वो वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स चेंज किया गया, यहाँ पे भी कॉलम का इंडेक्स चेंज किया गया। अच्छा हाँ, एक और बात समझ लीजिए, अगर यहाँ कॉलम सिर्फ लिखा गया है तो कॉलम की इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लिख दिया गया होता तो रो की चेंज होगी, रो की इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो df1 इक्वल टू df1 डॉट append, उसके बाद यहाँ df2 लिखा, मतलब जो df1 है इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू है उसके जस्ट बाद df2 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। append फंक्शन का काम यही होता है। ठीक, अगर मान लीजिए अब हमको इसमें से डिलीट करना है, कोई चीज़, कोई फंक्शन डिलीट करनी है, तो हम उसको बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, df डॉट ड्रॉप। MySQL में आप ड्रॉप सुने होंगे, पूरी तरह से टेबल का डेटा उड़ा देता है, या पूरा टेबल या पूरा वैल्यू वो पूरा कंटेंट उड़ा देता है। तो ये पूरा कंटेंट उड़ाने के लिए होता है, बस आपको लिखना है df इक्वल टू df1 और ड्रॉप, वो उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ। तो आइए रो एडिशन की तरह ही देख लेते हैं कॉलम का एडिशन। कॉलम का एडिशन कैसे होगा? तो कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, या उसको रीनेम करना है, कैसे करेंगे वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाली लाइन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट हटा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया df टाइप का, उसमें पांडा लाइब्रेरी को ऐड किया, फिर डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम में मैंने a और b 2 इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि 2 कॉलम बन रहे हैं। ठीक, अब हम चाहते हैं कि एक c नाम का कॉलम बन जाए जिसमें कुछ वैल्यू हो, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम c है, उसमें वैल्यू रख दिए। अब उस वैल्यू इन लिस्ट रख दिए, लिस्ट में 3 वैल्यू है। एक वेरिएबल बना है जिसमें एक लिस्ट है, लिस्ट में 3 वैल्यू रख दिया। अब हम उसी वेरिएबल जो df था उसी में एक लिस्ट का सिंबल लगा के उसमें c लिखेंगे कैपिटल में, या जो भी आप नाम देना चाहिए, जैसे यहाँ पे b कैपिटल में, और उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं। ठीक, और उसमें ये जो वेरिएबल c बना है उसको उसमें सेव कर दे रहे हैं। तब होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा एक और, इस डिक्शनरी के अंदर एक और वैल्यू चली जाएगी और वो c की होगी। ठीक है, c ऐसे कुछ होगा, इंडेंटेशन लिस्ट 7 8 और 9। ठीक, ऐसा कुछ होगा, फिर लिस्ट बंद और फिर डिक्शनरी बंद हो जाएगा। तो ये आपको ऐड करना समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिलीट करना है तो कैसे होगा? डिलीट करने के लिए 2 फंक्शन है, डिलीट और पॉप। अगर आपको पहला कॉलम यानी कि ये पहला उठाना है, ठीक है, तो हम डिलीट कर DEL और वो 1 लिख देंगे। या हम पॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ 1 और 2 लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला हमको डिलीट करना है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, रीनेम कैसे होगा? बस रीनेम में कुछ नहीं है, आपने ये तो आपको पता ही है। df एक रीनेम फंक्शन आता है। रीनेम फंक्शन में आप अगर कॉलम लिख देंगे तो कॉलम की a को और b को स्मॉल a और c में कर देगा। यहाँ पे आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहते हैं ये वाले को भी चेंज करना, तो हम कॉलम की जगह यहाँ पे इंडेक्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।